हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ गोयल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ड इन फरीदाबाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनजीओज़ के बारे में, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और ये वीडियो उन सभी टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है जो कि अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, जो कि उनके क्लाइंट्स या तो एनजीओ हैं या एनजीओ में रजिस्टर होना चाहते हैं, या वो सारे एसएससीज जो कि ऑलरेडी सोसाइटीज़ एक्ट में या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। आज हम एनजीओ सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेरीज आती हैं लोगों की, उन सबको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट क्वेरीज आ रही हैं उन सबको सॉर्ट आउट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जितनी भी एनजीओ रजिस्टर्ड होती हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 12AA, उन्हें एक कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है जो कि 85% की कंडीशन होती है। अब ये 85% की कंडीशन क्या होती है कि एवरी एनजीओ जो अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करती है, बेशक से वो डोनेशन से रिसीव हो, एफडीआर से कोई इंटरेस्ट रिसीव हो, या जो मेंबर्स हैं उनसे सब्सक्रिप्शन अमाउंट की रिसीव है, तो टोटल जो उनकी ग्रॉस रिसीट है उसका 85% उन्हें अपने पर्पस के लिए खर्च करना होता है, विच इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो हर एनजीओ को अपनी टोटल ग्रॉस रिसीट का 85% अपने एप्लीकेशन में लगाना होता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी ये आती है, मान लेते हैं हमने किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई कैपिटल एसेट परचेज की, तो क्या उस कैपिटल एसेट का 100% पोर्शन भी हम एज एन एप्लीकेशन क्लेम कर सकते हैं? इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप परचेज किया और उसी फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख रुपए मैंने एज एन एप्लीकेशन क्लेम कर लिया अपनी बुक्स में। अब क्या उस लैपटॉप के ऊपर मैं हर साल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूँ? असेसमेंट ईयर 14-15 तक ये पोजीशन थी कि एसएससी ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो भी वो 100% क्लेम कर लेता था, और प्लस हर साल उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनता है उसकी भी उसको एडिशनल छूट मिल जाती थी। तो इससे हो क्या रहा था, एसएससी को डबल बेनिफिट हो रहा था एक एक्सपेंडिचर करने पे। तो असेसमेंट ईयर 14-15 तक ये चीज़ अलाउड थी, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल को चेंज किया है, एक्ट में अमेंडमेंट की है, और अब ये एसएससी पे डिपेंड करता है कि वो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ही क्लेम कर ले, या हर साल एवरी ईयर उसके ऊपर जो एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन है उसको क्लेम कर ले। बट दोनों में से अब एसएससी को सिर्फ एक चीज़ का ही बेनिफिट मिलेगा, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% या उस पर एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन। और ये ऑप्शन एसएससी की खुद की चॉइस है, वो खुद अवेल कर सकता है इसमें से उसको कौन सा ऑप्शन अवेल करना है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लेट सपोज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी एसएससी ने अपने ग्रॉस रिसीट से ज़्यादा का एप्लीकेशन कर दिया, तो जो उसने 85% से ज़्यादा का एप्लीकेशन किया, क्या वो वाला पोर्शन उसको नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करने के लिए अलाउ होगा? इस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ईयर की फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में मुझे जो टोटल ग्रॉस रिसीट हुई वो है 50 लाख की, और इस साल मैंने क्या किया, 60 लाख का एप्लीकेशन ऑफ इनकम कर दिया। अब ये 60 लाख कैसे कर दिया? मान लेते हैं मेरे पास पिछले साल के कुछ रिजर्व हैं, या मैंने कुछ बैंक से लोन ले लिया। तो हमेशा ये एक इशू रहता था कि जो एक्सेस 10 लाख का मैंने एक्सपेंडिचर किया है इस साल, क्या वो नेक्स्ट ईयर मुझे 85% की लिमिट से एडजस्ट करने के लिए मिलेगा? एसएससी हमेशा ये मान के चलता था और ये क्लेम करता था कि जो एक्सेस 10 लाख का मैंने एप्लीकेशन किया है इस साल, वो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए अलाउ होना चाहिए, और वो उसका क्लेम लेता भी था। बट दूसरी साइड जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है वो इस चीज़ को हमेशा नेगलेक्ट करती थी। वो कहती थी क्योंकि लॉ में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो जो एक्सेस पोर्शन है उसका बेनिफिट एसएससी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता और नेक्स्ट ईयर नहीं मिलना चाहिए।
अब ये जो डिस्प्यूट है एसएससी और रेवेन्यू के बीच, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपनी एक जजमेंट दी जिसके अंदर इस डिस्प्यूट को सेटल किया और जो डिसीजन दिया वो एसएससी के फेवर में दिया। इस डिसीजन के अकॉर्डिंग अब एसएससी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम करता है अपने ड्यूरिंग द ईयर के ग्रॉस रिसीट में से, वो एक्सेस वाला पोर्शन नेक्स्ट ईयर एसएससी 85% की लिमिट से एडजस्ट कर सकता है। जजमेंट का नाम और उसकी साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मान लेते हैं जो हमने कैपिटल एसेट परचेज करी है वो हमने ड्यूरिंग द ईयर की ग्रॉस रिसीट से परचेज नहीं करी, हम सिंपली बैंक गए, हमने बैंक से लोन लिया और उस लोन के बेसिस पे हमने वो कैपिटल एसेट परचेज करी, तो क्या वो भी मेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा? चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, हमने 1 लाख रुपए का जो लैपटॉप परचेज किया, अब मान लेते हैं 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया, वो लोन मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं कहलाएगा। लेकिन जब मैं उस लोन की रिपेमेंट करूँगा वो मेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर 5,000 रुपये EMI है मेरे उस 1 लाख रुपए के लोन की, तो एक साल में मैंने 12 × 5 60,000 रुपये की पेमेंट करी, वो 60,000 रुपये मेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहलाएगा, जो मेरा 85% जो एक्सपेंडिचर मुझे करना है उसकी लिमिट में काउंट होगा। बट जो बचा हुआ 40,000 है वो मेरी लाइबिलिटी रहेगा और नेक्स्ट ईयर जब मैं उसकी पेमेंट करूँगा, उसकी लोन की रिपेमेंट करूँगा, तो वो मेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मान लेते हैं मुझे ड्यूरिंग द ईयर जो ग्रॉस रिसीट हुई मैं एलिजिबल नहीं हूँ या मैं नहीं कर पा रहा उसका प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मैंने क्या किया, कोई दूसरी ट्रस्ट है जो कि वही काम कर रही है, उसके वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेरी जो ट्रस्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स है, तो क्या मुझे मिली हुई डोनेशन को मैं उस दूसरी ट्रस्ट को एज ए डोनेशन दे सकता हूँ और वो मेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा? तो एज पर लॉ ये भी अलाउड है। अगर एसएससी किसी दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो वो भी 85% के एप्लीकेशन ऑफ इनकम में काउंट होगा। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, 31 मार्च आने वाला है और एसएससी को ये लगा कि उसने अभी प्रॉपर अपना जो ग्रॉस रिसीट है उसका एप्लीकेशन नहीं किया है और वो क्या करता है, बैंक में जाके एक FDR करा देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एसएससी ने बैंक में FDR कराई वो उसका एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको उस अमाउंट को प्रॉपरली अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के पर्पस के लिए ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाके अगर उसकी FDR करा दोगे तो आपकी ट्रस्ट का पर्पस फुलफिल होगा, इसलिए बैंक में कराई गई FDR आपके एप्लीकेशन ऑफ इनकम में काउंट नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन ऑफ इनकम करते हैं तो हमें इनकम टैक्स के जो अदर प्रोविजंस हैं उनको भी वॉयलेट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर उनका वॉयलेशन हुआ तो हो सकता है हम सेक्शन 11 और 12 की कंडीशंस तो फुलफ़िल कर रहे हैं बट अगर इनकम टैक्स एक्ट के अदर सेक्शंस को वॉयलेट करते हैं तो भी हमें जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। सेक्शन 40A IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि कोई भी एसएससी अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है और उसके ऊपर एप्लीकेबल जो TDS है वो डिडक्ट नहीं करता तो उस एसएससी ने जो वो कंप्लीट एक्सपेंडिचर किया है वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही सेक्शन 40A 3 ये कहता है कि आपको एक सर्टेन लिमिट तक ही कोई एक्सपेंडिचर है वो कैश में करना है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप कैश में वो एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर का भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपने एज एन ट्रस्ट क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम तो किया, कोई मान लेते हैं प्रोफेशनल फ़ीस दी बट उसके ऊपर आपने TDS नहीं काटा या
आपने 10,000 से ज़्यादा की कोई कैश में पेमेंट कर दी जो कि 48(3) के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो भी वो एक्सपेंडिचर आपको एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम अलाउड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ हों या और कोई सजेशंस हों ट्रस्ट या सोसाइटी से रिलेटेड क्वेरी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू।